या बैंक पासबुक है या नहीं, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तीसरा है कि ये सब होने के बाद अगर किसी तरीके से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई क्षति होती है, तो उसकी आपूर्ति के लिए कैसे क्लेम को लॉन्च किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या दस्तावेज उस समय लगेंगे और कितने दिनों के अंदर एक क्लेम लॉन्च करना है और कैसे इसका सेटलमेंट होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, वीडियोस, 4 वीडियो कुछ बने हुए दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। विजिबल है आप लोगों को? ठीक है। तो अभी एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। पहला वीडियो मैं आपको बताता हूँ वीडियो है किस किस तरीके से। पहला वीडियो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हम सिर्फ बीमा क्यों करना है उसके बारे में बात करें कि क्या जरूरत है, बीमा करने की भी क्या जरूरत है। दूसरा वीडियो है जिसके बारे में हम बात करते हैं पीएमएसबीवाई क्यों करना है और पीएमएसबीवाई के फीचर्स क्या है, एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, क्लेम सेटलमेंट क्या है। तीसरे में हम पीएमजेजेबीवाई के बारे में बात करते हैं और चौथे वीडियो में हम एपीवाई के बारे में बात करते हैं। तो एक वीडियो मैं छोटा सा प्ले करके आपको यहाँ दिखाऊंगा पीएमएसबीवाई का। आपको अगर इस पर कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। लोकेशन मास्टर है, हमें तो देखे नहीं रहा अपने ब्लॉग डकूर करें। अब हम क्या खोल लेंगे मेरे अलर्ट में। सर वॉइस नहीं आ रही है इस वीडियो में। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? वीडियो की कोई आवाज नहीं आ रही है। काय के नीचे ऊपर नीचे बोलो, ऊपर नीचे एक दो और बोलो। काय के नीचे है, काय के ऊपर है। जीपीवाई जैसे जी लिस्ट है। इसमें साउंड म्यूट है सर, इसको अनम्यूट करिए तब आवाज आएगी। अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही सर, ये सर म्यूट है ये। आपका वीडियो म्यूट दिख रहा है, इसको अनम्यूट करिए सर। क्लियर आपका म्यूट है सर। चलिए, आप अभी आवाज नहीं आई तो आप इसका जो चित्र है वो देख लीजिए कि हम आपको ये वीडियो एक बार भेज देंगे तो इसके अंदर पूरी जानकारी है एक स्कीम की। अगर उसके बारे में, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग दोबारा, नंबर मोहित जी ने शेयर कर ही दिया है, तो आप लोग दोबारा कॉल भी कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। डाल दो। तो ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे एक बार, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 4 वीडियोस हैं इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमारा उद्देश्य है कि अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या करना है। पहला तो था कि हमारा आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना था कि हमने वीडियोस डेवलप किए हैं,
इन स्कीम्स में हम लोगों को आगे एनरोलमेंट का जो अपटेक है वो बढ़ाना है, तो कैसे हम अवेयर कर सकते हैं और एनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं, तो वो आज हम कर रहे हैं। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ जहाँ CLF बन चुके हैं वहाँ CLF अकाउंटेंट को या BO बुक कीपर को आप इस वीडियो को दें और उसको ट्रेन करें, समझाएं कि भाई इस वीडियो को कैसे बताना है, ट्रेनिंग गाइड का क्या काम है और ट्रेनिंग गाइड कैसे यूज़ करनी है, मॉडरेटर का क्या काम है। ट्रेनिंग गाइड में सारी चीज़ें लिखी हैं, केस स्टडी लिखी है। पहले मॉडरेटर को एक छोटी भूमिका बनानी जो ट्रेनिंग गाइड में लिखी है, फिर वीडियो दिखानी है, फिर केस स्टडी बतानी है, उसके बाद FAQ के पास चलना है कि अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे देना है। और आखिरी में आपके कैडर का काम होगा कि समूह के हर एक मीटिंग में ये वीडियोस दिखा के इसके बारे में चर्चा की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि समूह की मीटिंग में जब आप मीटिंग मिनट्स लिखे जाते हैं तो मीटिंग मिनट्स में एक पैराग्राफ छोटा सा हर मीटिंग में इंश्योरेंस और पेंशन के बारे में भी हो कि हाँ इसके बारे में डिस्कस किया गया है। समूह में अगर 12 सदस्य हैं तो 12 में से 10 के खाते हैं और इन 10 की 10 सदस्यों को PMSEY और PMJBY में एनरोल करना है। समूह की जिम्मेदारी है ये, और साथ साथ उनके पति को भी एनरोल करना है। तो इतना हम आपसे उम्मीद रखते हैं। चलेगा कैसे? अभी प्रोसेस वही है जैसे कैस्केड मॉडल चलता है। हम ये उम्मीद करते थे कि हमें पहला स्टेप था कि आप लोगों को ट्रेन करना, जो हम आज मीटिंग में बता दे रहे हैं। दूसरा है अब आप CLF अकाउंटेंट को ट्रेन करेंगे, या CLF अकाउंटेंट या BMM जो भी आपको लगता है जो ब्लॉक लेवल पे फर्दर कैडर्स को ट्रेन कर सके उनको आप ट्रेन करेंगे। ब्लॉक लेवल कैडर्स फर्दर BO बुक कीपर को या बैंक सखी को या FLCRP को ट्रेन करेंगे ऑन दीज एनिमेटेड वीडियोज एंड FAQs एंड केस स्टडीज। और ये फर्दर कैडर्स जो फ्रंट लाइन कैडर्स हैं वो SHG मीटिंग्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इन्हीं कैडर का काम भी है कि डिस्कशन के बाद एनरोलमेंट करवाना। प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे वो पता है। अब इन कैडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि SHG मेंबर को मोबिलाइज करके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके बैंक में जाके एनरोलमेंट कराए या फिर BC पॉइंट पे जाके एनरोलमेंट कराए। वो इन कैडर्स की जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है मॉनिटर करने की। तो ये मुख्य रूप से इन तीनों योजनाओं के बारे में था जो हमें अभी मतलब ये पिछले साल भी शुरू हुआ था और अच्छा खासा हम लोगों ने नंबर अटेन किया है। इस साल भी अभी तक हम रिन्यूअल में काफ़ी अच्छे फिगर्स पे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने टारगेट अलॉट किए हुए हैं वो टारगेट हम आराम से अचीव करेंगे। दूसरा था, इसके अलावा एक और बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक छोटी सी स्लाइड है इसके ऊपर कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कितना कवर कर रहा है। ये हेल्थ इंश्योरेंस हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की राशि तक हेल्थ कवर देता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिखा है कि इसमें से 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से किसी एक में भी अगर आपका ग्रामीण है कि कोई भी एडल्ट मेंबर बिटवीन द एज ऑफ 16 to 59। तीसरा, हाउस होल्ड विद नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन 16 to 59। कोई भी मेल एडल्ट मेंबर 16 से 59 आयु के बीच में नहीं है उस घर में। तीसरा, डिसेबल्ड मेंबर विद नो एबल बॉडीज अंडर एडल्ट मेंबर्स, मतलब अगर डिसेबल्ड मेंबर्स हैं तो परिवार में। उसके बाद है SC या ST हाउस होल्ड जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द SHG मेंबर्स कवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट है लैंडलेस हाउस होल्ड deriving a major part of their income from manual casual labor work। ठीक है, मतलब लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं तो वो भी कवर होते हैं। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अंदर आप PMJAY के अंदर एनरोल कर सकते हैं हाउस होल्ड को। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। ईदर दे कैन विजिट टू द नियरेस्ट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल या फिर वो कॉल कर सकते हैं 1800-111-565 नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है, या 14-555 पे।
प्रश्न है किसी का कोई? लो जी है ब्लॉक कोड। सर मैं सुल्तानपुर से डीएम मिसाइल जी बोल रहा हूँ। देखो जी सर ये पीएम ये है ब्लॉक कोड। क्या योजना, क्या आयुष्मान जो योजना है उससे अलग है क्या ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना? जहाँ तक नहीं, आयुष्मान भारत के अंदर ही आता है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। सर भाई मैं बता रहा हूँ कि इसकी सूची पहले से ही तैयार है जो सेंट्रल से आई थी। इसमें कोई नए परिवार ऐड नहीं किए जा सकते हैं। जी में जो परिवार ऐड हैं उन्हीं के मेंबर ही, इन्हीं परिवारों के मेंबर ही इसमें ऐड हो सकते हैं। नया कोई परिवार इसमें सूची में शामिल नहीं हो सकता। इसके अर्थ कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था तुम्हारा डैडी तो नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जन आंदोलन के तहत उसमें कुछ लिस्ट वो तैयार हुई है। अब उसमें भी कोई नया ऐड नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर SECC एक सेंसस हुआ था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसी के जो लाभार्थी जो BPL परिवार के लोग थे उन्हीं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है। तो ये लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्या ली गई थी ये यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और इस स्कीम में हम लोगों को जो परिवार लिस्ट में है और उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको हमें जो है यहाँ पे हैंड होल्डिंग करनी है अपने कैडर्स के थ्रू, उसके लिए बात कर रहे हैं। पीयूष जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये मेजर इसके हाइलाइट्स हैं स्कीम्स के। अच्छा, ये कवर क्या क्या करता है, ये लिखा हुआ है, इट कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सच एज डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। मतलब हॉस्पिटल में दाखिल होने के 3 दिन पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा इस योजना के अंदर कवर होता है। तो अब हमको ये, अच्छा ये भी बहुत खास बात है कि आपके यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड बहुत सारे होंगे जहाँ पर आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंदर हमारे मेंबर कवर्ड होंगे और हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो पहला तो काम ये है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो कवर्ड हैं, तो हम वो मैपिंग कर सकते हैं। तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा कि अगर एक ब्लॉक के अंदर 1300 SHG हैं तो 800 SHG मेंबर, 800 SHG के मेंबर या 500 SHG के मेंबर कवर्ड हैं, और जो कवर्ड नहीं है उनको हमें फर्दर कवर करना अगर वो उस लिस्ट के अंदर आते हैं तब। ठीक है, अब इसके अलावा ये आखिरी चरण है प्रेजेंटेशन का, खत्म हो चुकी है। अभी इसके अलावा आपको अगर कोई प्रश्न है पूरी प्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में तो आप पूछ सकते हैं। और आपके चैट स्क्रीन में मेरा नंबर और मेरे साथ मोइन है, हम दोनों के नंबर भी आपके पास शेयर हो चुके हैं। तो आप अगर बाद में भी अगर कोई प्रश्न होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये क्या, ये जो आपने बताया 1 मई से लेके जून तक, उसमें कभी भी इनरोलमेंट कराया जा सकता है? जी, कभी भी कराया जा सकता है। प्रीमियम क्या सेम रहेगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम क्वार्टरली डिक्रीज करता है। तो अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में जून 2 लाख रुपए नजर आ गया। बीच में ना बोलिए। हाँ, तो इसमें कभी भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, बट ये 3-3 महीने का क्वार्टरली इन्होंने 3-3 महीने का फिक्स कर रखा है, एक क्वार्टर। तो हर एक क्वार्टर के एंड होने पे इसका अमाउंट चेंज होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप अभी कराते हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में, तब आपका अमाउंट 330 लगेगा। अगर आप सितंबर में कराएंगे तो आपका अमाउंट डिक्रीज होगा। फर्दर अगर आप दिसंबर में कराएंगे तो आपका अमाउंट फिर से डिक्रीज होगा। तो ये इस तरीके से मतलब डिमिनिशिंग पैटर्न पे चलता है। हेलो, हाँ एक मेरा सवाल था PMSBY को लेके। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए बताइए। PMSBY एक तरीके का देखा जाए तो दुर्घटना बीमा है। जैसे हमारे यहाँ एक केस भी हुआ था, क्या किसी की हत्या भी दुर्घटना में आएगी अगर वो जो है तो अननेम्ड है? मर्डर अगर है तो वो दुर्घटना के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, थोड़ा इसको और मतलब क्लियरिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक केस हमारे यहाँ हो गया है लेकिन उसका क्लेम नहीं मिला अभी तक। हाँ, तो मर्डर आपका दुर्घटना के अंदर नहीं आएगा।
कि वो भी अननेम्ड है, पता नहीं चला कैसे उसको मारा गया, लेकिन वो व्यक्ति मर गया। देखिए, इंश्योरेंस के क्लेम के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। जैसे एक्सीडेंट दो तरीके से हो सकता है। एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, दूसरा रात में आप ड्रिंक करके ड्राइव करें तो आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम सुसाइड कर लेते हैं, हमारी हत्या हो जाती है, बीच में ना बोलिए, जिनका अगर कोई आदमी सुसाइड करता है तो वैसे केसेस भी क्लेम के दायरे में नहीं आते हैं। तो देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे है, कुछ पॉलिसीज का मैटर है कि जो भी चीजें अनकॉमन है, जहाँ पे भी कोई डाउट क्रिएट होता है उनकी डेथ से रिलेटेड, बाकी सारी चीजों से रिलेटेड, तो वैसे क्लेम फंसते हैं। वैसे क्लेम आसानी से पास नहीं होंगे जब तक कि उसका एविडेंस, बाकी सारी चीजें उसका फॉलोअप ना किया जाए, अगर वो सही जेन्युइन केस नहीं है तो। सर नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था, कितने दिन के अंदर इनको ये दावा कर देना चाहिए? ये क्योंकि बैंक में 30 दिन का समय बताते हैं, 30 दिन में। अब चूंकि यहाँ पर एक समूह की दीदी का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से, सारी रिपोर्ट्स थी, लेकिन 30 दिन तक बैंक वाले उन्हें गुमराह करते रहे और बाद में कहा कि 30 दिन निकल गए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, इस दिन तक आप लोग थोड़ा सा सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं कि 30 दिन निकल गया। अरे भाई, जिस दिन जिस दिन महिला का एक्सीडेंट हुआ और जिस दिन ये बातें हुई, उस दिन उसने कोई तो लिखित में क्लेम दायर किया होगा ना, तो क्लेम तो उसका उसी दिन दायर हो गया। क्लेम पे आपत्ति हो सकती है, क्लेम की आपत्ति। सर वो बैंक वालों ने लिया ही नहीं, उसे 30 दिन तक वो घुमाते रहे कि ये कागज लाइए, ये लाइए, डेथ सर्टिफिकेट में ये कमी है, पोस्टमार्टम लाइए, FIR लाइए। तो उसको आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हम क्लेम दाखिल कर रहे हैं, चाहे मेरा इनकम्प्लीट हो, चाहे जो भी चीजें हो, हम जिस दिन क्लेम दाखिल कर दिए उस दिन ये हो जाएगा कि मैंने क्लेम दायर किया है। अब उस क्लेम के दस्तावेज में कमियां हो सकती हैं, कमियों को दूर करने के लिए उसका एक अलग टाइमलाइन है। ऐसा नहीं है कि वो एक कमी की वजह से हाँ होगा। सर, वही डिटेल हम चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कैडर्स हैं वो हमसे जानना चाहते हैं कि सर इसका प्रोसेस क्या है। तो अगर ये उपलब्ध हो तो सर। ये जो 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो क्लेम का है वो सीधा एक क्लेम है। ये चूंकि ये योजना बैंक से इशू होती है, ये बीमा बैंक के द्वारा किया जाता है, तो आप सबसे पहले वो अमाउंट आपके उनके जो भी बीमित व्यक्ति था उसके अकाउंट से कटा हुआ हो, उसकी पुष्टि हो कि उसके अकाउंट से पैसा कटा है। हाँ सर, ये है, उसकी पुष्टि हुई बाकायदा। मेरी भी बैंक मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सर इसकी समय अवधि निकल गई है, इसलिए इनका दावा स्वीकार नहीं होगा। नहीं, समय अवधि निकल गई तो फिर ये बात बतानी पड़ेगी कि किसकी जिम्मेदारी हुई, किसकी वजह से लेट हुआ। ये सर बैंक में उन्होंने लिया ही नहीं, बैंक में वो महिला चक्कर काटती रही, लास्ट में जाके उसने हमें कॉल करके बताया तो हमने उससे भी कहा ये गलत बात है, आपको तुरंत वहां जाना चाहिए था। वो बैंक गई, लेकिन बैंक में उन्होंने दावा नहीं लिया, बोले पूरे कागज करके लाइए तब दावा लेंगे, जब तक वो 30 दिन निकल गए। क्योंकि सर जिसके सर में घर में डेथ होती है तो 10-12 दिन तो वैसे ही शोकाकुल होता है, वहाँ उसके पास कहाँ समय रहता है कि हम ये सारी चीजें करें। जब वो उभरता है 10-12-15 दिन बाद इन दुखों गमों से, तब जाके उसको ये सारी चीजें करने का मौका मिलता है। और 10-15 दिन में गांव के लेवल पे डेथ सर्टिफिकेट, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों का वो नहीं कर पाता मैनेजमेंट। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जब हम ये ट्रेंड करें अपने कैडर्स को तो पहले से उसको तैयार कर दें कि दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है, और इन्हीं के बचाव के लिए ये बीमा हम दे रहे हैं। तो ये उतना वो जागरूक रहे कि वो कम से कम महिला बता सके कि हाँ साहब ये क्लेम इसमें मैं आपको आपके इतने सारे लंबी चौड़ी लिस्ट के सामने मेरा इतना ही स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति का बीमा हुआ था उसके अकाउंट से पैसा कटा हुआ होना चाहिए। पहला चीज इसकी इंश्योरिटी हो। जो व्यक्ति नॉमिनी हो उसका आधार में नाम, बैंक अकाउंट में नाम सेम होना चाहिए। जिस व्यक्ति की डेथ हुई, यदि उसकी डेथ किसी ऐसे कारण से हो रही है जिसपे पोस्टमार्टम की आवश्यकता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके सर, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता है। दिवाकर सर, मैं एक शेयर करना चाहता था, यही घटना जो बता रहे हैं मिलन साहब का, हमारे लखनऊ में भी हुआ। तो दीदी का एक्सीडेंट हो गया तो उनके दोनों बीमा थे, वो ICRP थी। एक बीमा का क्लेम दे दिया, क्योंकि हमने ही फोन किया था कि इनका बीमा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बीमा का क्लेम मिल गया। एक बीमा में बैंक वालों ने ना नुकुर करना शुरू कर दिया। 12 रुपये वाला ही बीमा था।
फिर उस 12 रुपये वाले बीमा को लेके हम लोगों ने फॉलो किया और 3 महीने बाद जो है कहीं ना कहीं उस बीमा का क्लेम मिल गया। तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। बैंक पहाड़ा पढ़ाते हैं बहुत तरीके का, लेकिन अगर हमारे पैसे कटे हैं तो आप एलडीएम से भी बात कर लीजिए और जो है बैंक मैनेजर से जो ऊपर है वहाँ बात कर लीजिए। अपने स्तर से भी ग्रीवांसेस जो होते हैं वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। कमेटी होती है, क्या होती है, ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमेटी जो होती है। तो मुझे लगता है बीमा मिल जाएगा, हमें लगना पड़ेगा। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ठीक है, जैसा उन्होंने बताया बुलंद सर से कि मान लीजिए किसी घर में डेथ होती है तो 10-15 दिन तक शोकाकुल परिवार होता है, लेकिन इसके बाद भी मेरा ये कहना है कि अगर किसी की डेथ होती है तो जो कंसर्निंग बैंक है, बैंक को रिटर्न में सूचित कर दें कि हमारे आप मतलब हमारे पिताजी या हमारे जो भी थे ये बीमित थे, इनका अकाउंट नंबर ये था, आपके यहाँ से इस योजना पात्र थे, आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में सूचना दी जा रही है कि इनकी डेथ हो गई है और इनके समस्त दस्तावेज आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद उपलब्ध कराए जाएंगे, सो दैट कि उसका एक्नॉलेजमेंट हो जाए, इन्फॉर्मेशन हो जाए। ये सब एक पार्ट है जो कि क्लेम मैनेजमेंट के दायरे में आएंगे। तो इस पे हम लोग और भी, जब हम लोग के पास, पहली बात, दूसरी बात कि ऐसे जितने भी क्लेम आ रहे हैं, जो चीज़ सेटल हो गए वो भी, जो नहीं सेटल हो पा रहे हैं वो भी, इसकी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट स्टेट ऑफिस पे हम लोग को आप जरूर दिया करिए, सो दैट कि अगर इन केस में कहीं से कुछ फॉलोअप करने की जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। इसमें कोई, क्योंकि जो क्लेम कराया है, जो बीमा कराया है और क्लेम जो कराना है, बीमा कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि क्लेम को दिलवाना। यदि हम क्लेम दिलवाते हैं तो ये अपने आप में एक प्रचार प्रसार का माध्यम है कि लोगों को लगे कि हाँ, उनके यहाँ घटना घटी और ये बीमा होने की वजह से बेनिफिट हुआ। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा टूल है इस बीमा को प्रचारित प्रसारित करने का और अपने लक्ष्य को पूरा करने का और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का। वेल, अब हमारी टीम से जो SISD के लोग हैं, इनसे इस वीडियोस के बारे में, जो एक्शन प्लान के बारे में पीयूष ने शेयर किया, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को अपने जितने भी कम्युनिटी कैडर हैं उन सबके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन सब पे भेजिए, उनको खुद से भी देखने दीजिए और अपने BMM को एक ऑफिशियल बैठक करा करके, जो भी आपके ग्रुप हैं या समूह सखी हैं, उनको बोलिए कि एक बैठक करा के समूह की बैठक में इस वीडियो को फैसिलिटेट करें और उसको अपने कार्रवाई के रजिस्टर में लिखवाएं और एक अलग से हम एक फॉर्मेट बना करके देंगे आपको रिपोर्टिंग के लिए, हम जिसमें ये जानना चाहेंगे कि ये वीडियोस कितने व्यू में दिखा दिया गया और हमारा जो भी इस योजना के लिए जो टारगेट बनाना है, हम लोग को वीओ को पकड़ना है। एक वीओ के अंदर जितने SHG हैं, उसमें जितने भी एलिजिबल व्यक्ति हैं, एलिजिबल परिवार इस दायरे में आते हैं, उनका हमको PMJJY PMSBY योजना से इनरोलमेंट कराना है और इस काम की जिम्मेदारी हमको वीओ को देनी है। हमारी जो BC सखी है या FLCRP है या बैंक सखी है या समूह सखी है, जो भी कैडर है, उनके माध्यम से हमको इस चीज़ को कराना है। तो अच्छा, ये हम लोग अगस्त तक ही करेंगे। एक किसी का पूछना था कि ये योजना अगर बाद में सितंबर में कराएंगे तो कितना प्रीमियम लगेगा, नवंबर में कराएंगे तो कितना प्रीमियम लगेगा। मेरा ऐसे सारे सवालों से मेरा बहुत गुरेज है, परहेज है। मेरा कहना है कि इस बीमा को हम साल भर की योजना न बनाएं, हम लोग एक शेड्यूल रखें कि अगस्त तक हम अपने बीमा का सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट कि ये योजना का जो टेन्योर है वो हर साल फिर मई में रिन्यूअल होता है। तो मई में क्या है कि सारे बैंक ऑटो मोड में रिन्यूअल करते हैं। अगर आप ये बीमा सितंबर में कराते हैं तो बैंक सितंबर में फिर गिने चुने केस को उनको आइडेंटिफाई करके रिन्यूअल करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू नहीं होगा। लेकिन मई से लेकर के जो जून तक जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है, तो उसमें फिर अगले साल रिन्यूअल होने में कोई परेशानी नहीं होती है। प्लस आप जितना दिन ज़्यादा ले जाएंगे वो अगले साल फिर बीमा का जो टेन्योर का सिस्टम होगा वो मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उतने दिन उनको कम वो समय, मतलब इंश्योरेंस का जो पीरियड है, जो कवरेज का पीरियड है, वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग को साल भर की योजना में नहीं जाना है, हम लोग को उसको अगस्त तक पूरा करना है और इसके लिए टारगेट हम लोग को वीओ को बनाना है। आप जो भी SISD के लोग इस काम को देख रहे हैं और FI के लोग हैं, आप लोग अपने वीओ, आपके यहाँ जितने वीओ हैं, वीओ लेवल पे प्लानिंग करिए इस वीडियो को डिसेमिनेट करने का, प्रचार प्रसार करने का। सेम टाइम पे जो लोग छूटे हुए हैं उनको इस महीने में हम लोगों को इस इंश्योरेंस से जोड़ना है
और इस महीने में काम करें, मतलब जुलाई से लेकर अगस्त तक हम काम करेंगे, हमारा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगस्त के बाद हम लोग फिर इस पे नहीं लगेंगे। और इसलिए हम लोग के कैडर को भी पता होना चाहिए, अपने कैडर को भी हम लोग को एक्टिवेट करना है, बताना है कि ये बीमा हम लोग को करना है। तो आई थिंक कि अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बीमा में हर्डल्स आपको आएंगे, परेशानी आएंगी, वो क्या आएंगी? परेशानी आएंगी कि देखिए, इस बीमा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे जो प्री रिक्विसाइट है वो ये है कि हम उसी का बीमा करा पाएंगे जिसका बैंक अकाउंट खुला हो। जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला है उसका नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप उन परिवारों को लीजिए जिनका अकाउंट खुला हुआ है। और अकाउंट के खुलने के बारे में मेरा ये मत है कि जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए हैं, हो सकता है कि वर्तमान में वो डोरमेंट अकाउंट में हो, तो उसमें करीब करीब लगभग सभी का खाता खोला गया है, गवर्नमेंट जैसा क्लेम करती है। ये हो सकता है कि कुछ खाते जो हैं वो पैसा नहीं होने की वजह से डोरमेंट अकाउंट हो गए हो। तो हमको ये बताना है कि भाई अपने अकाउंट में 342 रुपए डालो, 342 रुपए डालो ताकि तुम्हारा इंश्योरेंस हो सके। तो जिनका भी खुला होगा उनको बस ये मोटिवेट करना है कि अपने खाते में भाई 342, 350 रुपए, 400 रुपए जमा कर दो और ये बीमा वहां से होगा। आप जितने का भी करा लेते हो उसको कंसर्निंग बैंक, जो भी बैंक है उस तक मैसेज भेजिए, उस तक बात करिए, भाई हमने इतने लोगों का आपके यहाँ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना या सेविंग, नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपके यहाँ खुला है जिसमें इतने लोगों का पैसा जमा हुआ, कृपया करके आप इनका बीमा करना सुनिश्चित कर लें। तो ये बैंक के साथ लाइनिंग करके और ये इनके अकाउंट को एक्टिवेट करके ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और वीओ हमेशा इस बात की समीक्षा करे कि हमारे कौन से एसएचजी हैं, जिनने मेंबर है जिनका अभी तक बीमा नहीं हुआ है। तो ये दोनों योजनाओं के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इस पे अच्छा, सेकेंडली अब इसकी हमने करा लिया, बैंक ने कर दिया, हमारे पास क्या डेटाबेस होगा? तो आपको जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपको एक डेटाबेस इसका मैनेज करना है कि आपने किसका बीमा कराया है। एसएचजी का है तो भी, एसएचजी का नहीं है, गैर एसएचजी है तो भी आपको उसकी लिस्ट बना के देनी है, उसको लिस्ट बना के रखनी है। मैं इस लिस्ट को अगस्त में ही लूंगा, जब ये पूरा मेरा जब टारगेट पूरा हुआ तब मैं आपसे लिस्ट लूंगा। तो इसमें इंश्योरेंस वाला पार्ट हम लोग का ये है और इस पे हम लोग विस्तृत दिशा निर्देश जो है आपको लिख करके यहाँ से भेज रहे पहले हैं। देखो इस बीमा में वही सालाना 12 रुपए जमा करना पड़ा तो पहले करेंगे और तब कितने जाके दिन तक वो कर अगर लेना कुछ है, होता है क्या तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होगा, क्या मॉनिटरिंग फॉर्मेट्स होगा, क्या ऐसा फॉर्मेट्स होगा जिसपे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल को मॉनिटर करूंगा, क्या सही है ऐसा ना फॉर्मेट वैसे? होगा जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल को मॉनिटर करेगी, क्या ब्लॉक ऐसा 12 फॉर्मेट रुपए होगा जमा कि ब्लॉक वीओ वाइज मॉनिटर करेगा। काय ये मैं बना करके आपको इस लेटर के साथ दे रहा हूँ। 30 दिन नाउ इसमें हम लोग जो एफआई के लोग हैं उनका भी सहयोग हम लोग को लेना है। और मैं आपसे बताऊं कि 10 लाख का टारगेट है, 10 लाख का टारगेट कुछ नहीं है। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं FIR कि सब कुछ 6 लाख के आसपास का क्लेम, 6 लाख के आसपास का इंश्योरेंस हमको बैंक ने बता दिया कि हमें 6 लाख लोगों का बीमा कर दिया है डिसेबिलिटी ये अप्रैल से लेकर जून Disability। तक में। और हमारी टीम के पास जो डेटा आया है, हम लोग पास 1.5 लाख आया है, हो सकता है आप लोग वहां तक ना पहुंच पाए हो। तो काहे बैंक हमको बता रहा है कि हम 6 लाख कर दिए हैं रूरल। ATM का 1 लाख रुपया तो मिलता हम है। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सारे ब्लॉक के सारे गांव में काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो भी गांव में हम लोग काम किए हैं, जो भी गांव में हमारा पहुंचा, अगर 6 लाख वाले बैंक का कवरेज ज्यादा है तो, बट हमारे पास 4 लाख 4.5 लाख की सूची तो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए, उनका बीमा हो रखा है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा बैंक से लाइनिंग कर लीजिए, आपके जो नजदीकी ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बात कर लीजिए कि भाई आप फला गांव में आपने किया क्या। अगर आपके बैंकर्स के साथ अच्छे रिलेशन है तो आपकी प्रोग्रेस अपने आप बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ वहां से डिटेल लेनी रहेगी और डिटेल वो भी शेयर नहीं करनी, डिटेल आपको अपने पास लेकर रखनी है। जब मैं मांगूंगा ताकि मेरे से अगर कोई मांगे तो मैं बता सकूं कि हाँ इनका हो सका है, इनका बीमा हो चुका है। तो इंश्योरेंस वाला पार्ट क्लियर। हाँ, नाउ अजय अब आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग हम लोग एसआईडी के कुछ मेजर इंडिकेटर क्या हैं उस मांग पे। दूंगी सर वैसे रुपए को है तुम्हारा, इनको रुपए को है। हेलो, इस वीसी में जुड़े हमारे जितने भी एसआईडी टीम के डीएमएम्स हैं या ऐसे डीएमएम जिनके पास अपने जनपद में एसआईडी टीम का चार्ज है, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं। और आपके सामने
ऐसे तो ये का नए ट्रांजैक्शन करना जनपद पड़ेगा। जिनको हमने इस वित्तीय वर्ष में टारगेट दिए थे, जो हमारे मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जैसे एल्डर एसएचजी फॉर्मेशन, पीडब्ल्यूडी फॉर्मेशन, बीआरएफ, और जो हमारे मुसहर जनपद जो रिजाइडिंग करते हैं, मुसहर के लोग जहाँ पर जिन जनपदों में हैं। अच्छा, आपके लिए सूचना है, जो एफआई के डीएमएम जो एसआईएसडी के चार्ज में नहीं है वो इस वीसी से जा सकते हैं, तो बाकी जो हमारे एसआईएसडी थीम के डीएमएम्स हैं वो अभी जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो वहीं सर इस पे तो निकाल भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे इस निकालो वित्तीय तब वर्ष के मिलेगा? शुरुआत में लेटर नंबर कैसे? 45/12 डेटेड 16 मार्च 2021 हर को निकाल नहीं सभी सका। इंटेंसिव जनपदों को एसआईएसडी थीम से संबंधित जितनी भी दिग्दर्शिकाएँ गाइडलाइंस थी वो हमने भेज दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद कोरोना का जो समय चला उसने हमारे कहीं ना वैसे कहीं क्या पर मांगते कार्यों को होंगे ऐसे प्रभावित कागज? किया। एक अंदाज मोटा लेकिन इसके मोटा। बाद भी मैं कहूँगा कि कागज अगर आप क्या मांगते अपने होंगे सर? स्लाइड को देखें, जिसमें हमने शुरुआत में दे रखा है वो जनपद जो इस वर्ष जिनको हमने टारगेट दिए थे एल्डर फॉर्मेशन एसएचजी के और पीडब्ल्यूडी फॉर्मेशन के, तो उसमें मुख्य रूप से अमरोहा, बलिया, बुलंदशहर, एटा, काहे नहीं देते आदमी? फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जी तो ले कासगंज, सके, जी तो पढ़े कौशाम्बी, कुशीनगर, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, नहीं तो पता है जी काहे नहीं इन दे सब रहे? का कर देना ये चले। डाटा 30 जून तक है। जो एनपीआर जारी किया गया था उसके अनुसार वो 0 था। मतलब कहीं ना कहीं पर एक होता है कि अपने स्तर से हम लोगों ने जनपद स्तर से वो प्रयास शायद नहीं किए जा सके कि हम अपने जो आपको टारगेट दिए गए थे उसको आप प्राप्त कर सकें, जबकि उसी जगह पर हम कुछ जनपदों का प्रोग्रेस देखते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी किया, जिसमें अयोध्या, हाथरस, गाजीपुर, सीतापुर और जौनपुर, इनके परसेंटेज इन्होंने अपने प्रयासों से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो क्या हमारे अमरोहा, बलिया, बुलंदशहर से डीएमएम्स ज्वाइन है? अमरोहा से राजेश कुमार, हेलो, क्या आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। राजेश जी जुड़े हैं अमरोहा से? बलिया से? ये सर अखिलेश जुड़ा हूँ सर। प्रणाम सर। हाँ पढ़ा। आपका ड्राइव कब से चल रही है या चलने जा रही है? सर अभी 15 तारीख से ड्राइव कल से ही स्टार्ट हुई है सर। हमारे यहाँ पे ड्राइव आई है और एक ड्राइव हमारे पास सर इससे 5 दिन पहले स्टार्ट हुई है 3 ब्लॉक में, और 9 ब्लॉक में कुल टोटल 12 ब्लॉक में अभी ड्राइव चली है। लेकिन फिर भी सर एसएचजी जो बने हैं ओल्ड एसएचजी वो मैं उसमें रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि सर वो एमआईएस नहीं हो पाया था। वैसे 28 एसएचजी फॉर्मेशन किए जा चुके हैं डीएमएम के माध्यम से। एक हमने यहाँ पे जून तक टारगेट किया था एक एसएचजी हर बीएमएम फॉर्मेशन करेगा एल्डर एसएचजी का, तो उन बीएमएम की मदद से 55 का टारगेट किया था हमने, लेकिन सर हम जून तक सिर्फ 28 फॉर्मेशन कराया पाए। बट उनका अकाउंट ओपनिंग नहीं हुआ, इस वजह से सर एमआईएस नहीं हुआ, तो मैंने एमपीआर में सर उनको फिल नहीं किया सर। ओके, बुलंदशहर से? नमस्कार सर। हाँ, आप सर हमारे यहाँ अभी ड्राइव आई हुई है जिसमें 16 जगह हम लोग चला रहे हैं और फॉर्मेशन का काम चल रहा है। जैसे ही इनके खाते खुलते हैं तो वो एमआईएस पे अपलोड कर दिया जाएगा। 10 ड्राइव और नेक्स्ट हफ्ते आने वाले। ओके, बट अभी जैसे एल्डर समूह की हम बात करें तो इसका जो भी जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार कि हमारा एमपीआर का डेट जो भरने का है, फिल करने का टाइम है अप टू 25 to 30 एवरी मंथ रहेगा, और इस चीज़ को सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि इस महीने से जुलाई मंथ से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए अपने टारगेट्स को, जो भी वो अचीव कर रहे हैं उसको फिल करने में। नहीं तो 30 तारीख के बाद हम यही समझेंगे कि जो भी आपने अपना डाटा दिया हुआ है वो आपकी प्रोग्रेस को शो करेगा, या तो आपने दिया होगा या नहीं दिया होगा। सर आपके यहाँ ड्राइव में सर एक क्वेश्चन था सर। पहले बुलंदशहर सुन लें। हाँ सर सुन रहा हूँ सर। अभी कितने बन गए आपके एल्डर एसएचजी? सर अभी एल्डर्स एसएचजी की फॉर्मेशन तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास है वो नहीं है, अभी 0 है, क्योंकि दिक्कतें वही हो रही हैं कि बैंक में खाता खुलवाने को लेके उनके अंगूठे की समस्या आ रही थी। शायद हमने आपसे चर्चा भी की थी इस संबंध में। तो उनमें जो 55 साल की कुछ महिलाएं हैं, 1-2 जगह ऐसी प्रोसेस चल रही है
जहाँ 1-2 दिन में ESHG रिफॉर्म हो जाएंगे। आपको ऐसा है कि आप अपने जंक्शन से मत करिए, मुझे आप पूरी पॉइंट बताएं। आपने रिस्पॉन्ड जो किया है वो बहुत गलत रिस्पॉन्ड किया है कि अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। आप रिपोर्टर नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ, समस्त ब्लॉकों से सर मैंने रिपोर्ट ली है सर। अभी शून्य, सभी ब्लॉक शून्य की स्थिति बता रहे हैं कि सर नहीं बने हैं हमारे यहाँ। उन्हें बार बार ये हम कह भी रहे हैं उनसे कि ESHG पर फोकस कीजिए, और जो ड्राइव आई है उससे बोलिए कि अपने टारगेट के अनुसार ESHG बनाए। उस पर सर हम प्रोसेस कर रहे हैं, लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो जो आपके यहाँ ड्राइव आई है, और ड्राइव कब से चल रही है? ड्राइव सर 10 दिन हो गए हैं चलते हुए। 10 दिन में आपके पास कोई फीडबैक 10 नहीं है दिन कि हो गए हैं वहाँ सर ड्राइव। 10 दिन में आपने दीदी जब ड्राइव को आप लोगों ने फील्ड पे सर उतारा होगा, जब ड्राइव हाँ को सर, आप उस लोगों समय भी हमने ट्रेन जब फील्ड पे उतारने से पहले उनका जब ओरिएंटेशन हम लोगों ने किया था तो उनसे उसी समय कह दिया था कि आप जिस ग्राम में ESHG की संभावना हो और PWD की संभावना हो तो दोनों संभावनाओं को छोड़िएगा नहीं, वहाँ अपने टारगेट के अनुसार पूरे कीजिएगा। फिर लेकिन आपने उसके क्या चेक बावजूद किया? भी अभी कोई सर प्रगति नहीं आई है। नहीं, फिर आपने चेक क्या किया? एक गांव से ड्राइव निकल करके दूसरे गांव में चली गई, उस गांव में अगर एक भी LRSHG नहीं बना, PWD SHG नहीं बना, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ड्राइव? सर PWD SHG तो बने हैं सर, PWD SHG बने हैं जो मैंने रिपोर्टेड भी किए हुए हैं। 5 SHG हमारे फॉर्म किए हैं उन्होंने। PWD इज रेयर, PWD की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन एल्डरली की संभावनाएं तो ज्यादा है सर। लेकिन जब रिपोर्ट अभी PWD की संभावना इसलिए क्योंकि गांव में उन्हें 5 से 7 दिव्यांग जहां मिल रहे हैं वहां फॉर्म कर रही हैं, और 5 हमारे यहाँ बन चुके हैं, उनकी सूचना भी आ गई है। ESHG पे हम और बात कर लेंगे कि इस पे फोकस करें। आपको बात करनी पड़ेगी, बात करके इसको कराइए, इंश्योर कीजिए इसको कि आपका जो लक्ष्य है क्वार्टर का वो पूरा हो। अदरवाइज अपने BMM को लगाइए, खुद लगिए और वो फॉर्मेशन करवाइए। ऐसा तो है नहीं सर कि आवाज आ रही है? हम आ रही है आपकी आवाज? ऐसा तो है नहीं कि आपके गांव में एल्डर लोग हैं नहीं? कैसे कैसे होता है? एटा